वेलकम एवरीवन हमारे वेबिनार पे। आज हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। बहुत से पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि किस तरीके से हम अपने न्यूट्रिशन को मैनेज कर सकते हैं ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद में। बहुत से पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर दवाई तो दे रहे हैं लेकिन हम क्या खा सकते हैं जिससे हम लोग अपनी बॉडी को और ताकत दे सकते हैं, जैसे हम हील हो सके, बेटर हील हो सके, बेटर ट्रीटमेंट से रिकवर कर सके, हमारी बॉडी में ताकत आ सके और जितनी भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड कमजोरी है वो सब जा सके। बहुत से उनके रिश्तेदार हमसे ये पूछते हैं, उनके परिवार वाले पूछते हैं कि परिवार में एक जने को तो कैंसर हो गया है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन क्या हम लोग कुछ ऐसा खा सकते हैं जिससे कैंसर हो ही ना? या फिर बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से आखिर प्रॉब्लम्स आती क्या है, किस तरीके की डेफिशिएंसीज होती हैं हमारी बॉडी में, जिसको हम लोग, जिन कमियों को हमें दूर करना पड़ेगा। तो मेरा नाम आकृति गुप्ता है और मैं को फाउंडर एंड सीईओ हूँ कैनफिम की। हमारे साथ विनोवर कैंसर संस्था भी है एंड हम कैनफिम और विनोवर कैंसर संस्था ने आज ये वेबिनार आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करा है और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट एंड उसका रोल कैंसर और उसके ट्रीटमेंट के बियॉन्ड। जय हमारे और साथी हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम ये वेबिनार जो है ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करी जाएगी। हम लोग फेसबुक पे लाइव है, तो आप फेसबुक पर जाके भी इसको देख सकते हैं एंड बाद में रिकॉर्डिंग को फेसबुक से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो आज इस न्यूट्रिशन के बारे में बात करने के लिए हमारे पास दो स्पीकर्स हैं हमारे साथ। हमारे पास है साथ है डॉक्टर नन्या, जो एक ब्रेस्ट और एंडोक्रिन सर्जन है दिल्ली एनसीआर में। उन्होंने अपनी एमएस जनरल सर्जरी पीजीआई एमईआर और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से कंप्लीट करी है। उन्होंने एम्स ऋषिकेश में भी काम किया है और ओवर 9 साल का उनका एक्सपीरियंस है ब्रेस्ट सर्जरी में अक्रॉस द कंट्री। आज वो एक कंसल्टेंट की तरह पारस हॉस्पिटल में काम करती हैं। दूसरी स्पीकर हमारे साथ है मिस सौम्या पावा, जो एक चीफ डाइटिशियन है परिवार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर से। उन्होंने मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत के साथ भी काम किया है। एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होने के साथ साथ उनकी स्पेशलिटी ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स में रहती है एंड वो काफी अच्छी डाइट प्लानिंग और काउंसलिंग करती है पेशेंट्स को। तो आप में से अगर किसी को भी न्यूट्रिशनिस्ट की सर्विसेज लेनी हो तो हमारे साथ जो डॉक्टर सौम्या है उनसे बेहतर कोई भी नहीं है, बिकॉज उन्होंने स्पेसिफिकली कैंसर पेशेंट्स के साथ काम किया है और वो समझती हैं कि किस तरीके का डाइट चार्ट और किस तरीके की न्यूट्रिशनल प्लानिंग रिक्वायर्ड है कैंसर पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अनन्या। एंड डॉक्टर अनन्या आज हमारे साथ बात करेंगी कि एक कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट के टाइम पे, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट के टाइम पे, बीट सर्जरी, बीट कीमोथेरेपी, बीट रेडिएशन, किस तरीके के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की ज्यादा जरूरत रहती है, किस तरीके की डेफिशिएंसी हो जाती है उनके बॉडी में। एंड फिर डॉक्टर सौम्या आएंगे जो हमें बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स को हम मैनेज कैसे करें। सो डॉक्टर अनन्या, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच आकृति। नमस्ते। मैं डॉक्टर अनन्या हूँ। मैं एक ब्रेस्ट सर्जन हूँ। मेरा स्पेशलिटी मैं भी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में काम कर रही हूँ। सो आई डील विथ लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैंसर इटसेल्फ, कैंसर जो बीमारी है, इसकी वजह से बहुत सारी अपने से एक डेफिशिएंसी स्टेट क्रिएट होती है बॉडी में। ये क्योंकि कैंसर्स बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में, जो इन फॉर्म ऑफ साइटोकाइंस, पेप्टाइड्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा, जो खुद से एक बॉडी में एक एपेटाइट कम कर देना, भूख कम लगने वाली फीलिंग कर देती है। ऑल्सो क्योंकि कैंसर सेल्स बहुत रैपिडली ग्रोइंग है, जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स जितना कंज्यूम करती हैं एनर्जी, कैंसर सेल्स उससे ज्यादा कंज्यूम करती है। तो नेचुरली एक डेफिशिएंसी स्टेट में चला जाता है। और ज्यादातर आप अगर देखो तो कैंसर, जब एडवांस्ड कैंसर्स होते हैं, वो पेशेंट्स बहुत पतले से, सिकुड़े से, बहुत मैलनरिश्ड हो जाते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम को हम एक कैंसर कैकेक्सिया सिंड्रोम बोलते हैं। सो दिस हैपेंस इन अप्रोक्सीमेटली 40% पेशेंट्स में होता है।
ये देखा जाता है। तो जब हम कैंसर डायग्नोसिस करते हैं, हमेशा डॉक्टर्स ये भी पूछते हैं कि वेट लॉस हुआ है क्या। सो दिस वेट लॉस वी मीन के अगर मान लो आप 70 केजीज के हो, तो 70 केजीज का 10% आपने लूज किया है क्या, वो हम देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि 2.75% के रेट से अगर वेट लॉस हो रहा है महीने में, तो दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। एंड दिस इज फॉर अ पेशेंट हु इज नॉट इंटेंडिंग टू लूज वेट, मतलब आपने कोई एक्सरसाइज नहीं किया, कोई डाइट नहीं किया है, बट यू आर सिंपली लूजिंग वेट, दैट ऑल्सो कैन समटाइम्स पॉइंट टूवर्ड्स सम अंडरलाइंग कैंसर। सो टॉकिंग कमिंग बैक टू कैंसर, सो कैंसर जो स्टेट है उसकी वजह से एक बॉडी में नेगेटिव बैलेंस क्रिएट हो जाता है, साइटोकाइंस एंड लॉट्स ऑफ अदर केमिकल्स रिलीज होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स वेट लूज करते हैं। एक डेफिशिएंसी स्टेट हो जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हम बोलते हैं, जो हमारे कुछ कुछ स्पेसिफिक फूड्स में होते हैं, उसके नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। दूसरा रीजन वाई कैंसर में पेशेंट्स वेट लूज करते हैं कि ट्रीटमेंट रिलेटेड। सो जैसे मान लीजिए अगर आपके पेट का कैंसर है, आंतों का कैंसर है, तो कुछ कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें एज सर्जन हमें करना पड़ता है कैंसर को निकालने की वजह से, जिसके वजह से एज ए कॉन्सिक्वेंस, एज ए रिजल्ट ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स आपको वेट लॉस होता है। जैसे मान लो आपकी आंतों में कैंसर है, तो डिपेंडिंग कितना आंत निकालना पड़ा, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, किस प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, कुछ बाईपास हुआ है, रिसेक्शन हुआ है, उसके हिसाब से भी डेफिशिएंसीज होते हैं। ये भी डेफिशिएंसीज कैन बी प्रोटीन प्रोटीन डेफिशिएंसीज हो सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकते हैं, जैसे विटामिन B12 हो गया। विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से एनीमियाज हो सकते हैं, न्यूरोपैथीज हो सकते हैं, नर्व्स का प्रॉब्लम हो सकता है, पेशेंट्स यूजुअली झंझनाहट बोलते हैं। सो ये बहुत हमारे सर्जिकल फील्ड में ये बहुत कॉमन होता है। ऑल्सो जब कीमोथेरेपी लगता है, तो कीमोथेरेपी इटसेल्फ जो कीमोथेरेपी के मेडिसिन होते हैं, उसका भी एक साइड इफेक्ट होता है, जिसमें पेशेंट्स को भूख नहीं लगती, उनको उल्टियां लगती है, टेस्ट सेंसेशन जो है वो ऑल्टर हो जाता है। तो मान लो भूख लग रही है, लेकिन खाना देखने के बाद टोटली अवर्जन हो जाता है, टेस्ट नहीं आता, नमक नहीं लगता, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट्स खाना नहीं खाना चाहता। तो इस टाइम पे हमको मतलब वी हैव टू फोर्स फीड। सो ये भी एक सिचुएशन हो जाता है। तीसरा होता है रेडिएशन। अगर मान लो आपको रेडिएशन भी लगा है, रेडिएशन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली हम जो बोलते हैं एंटेराइटिस, एंटेराइटिस मतलब आंतों में एक प्रकार का सूजन आता है। तो जब ऐसे सूजन आता है, तो ऑटोमेटिकली जो आते आपके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं खाने से, वो फंक्शन में डिस्पैरिटी हो जाता है, उसमें मतलब इम्बैलेंस हो जाता है। तो मान लो आप रिक्वायर्ड क्वांटिटीज का खाना न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, लेकिन क्योंकि आंतों में सूजन है, वो आपकी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं करती। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट भी आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकते हैं, जो मैनिफेस्ट करते हैं। सो ये रहा थोड़ा सा टेक्निकल वाली बातें। तो हाउ एज फिजिशियंस, एज डॉक्टर्स, हम क्या एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को? सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि जैसे पेशेंट्स स्पेशली आफ्टर सर्जरी या आफ्टर कीमोथेरेपी, जब उन लोग को खाने का मन नहीं करता, तो इंस्टेड हम जैसे नॉर्मल लोग जैसे 3 टाइम्स खाते हैं, मॉर्निंग, दोपहर, शाम को, हम एडवाइस करते हैं कि आप दिन में 3 बार की जगह 6 बार ले लो या 7 बार ले लो, बट छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके। मान लो जैसे आप नाश्ते में 2 रोटियां लेते थे, अभी आप 2 रोटी मत लो, आधा रोटी ले लो, आधी आधी कटोरी दाल ले लो, फिर उसके बाद 1 घंटा 2 घंटे बाद फिर नेक्स्ट छोटा सा कुछ मील ले लो, ब्रेड ले लो, फ्रूट्स ले लो। फिर उसके बाद दोपहर के टाइम पे थोड़ी सी आधी कटोरी खिचड़ी ले लेना अराउंड 12 बजे। फिर 2 घंटे बाद फिर से थोड़ा और कुछ ले लीजिएगा। सो उसमें क्या होता है कि छोटा छोटा मील्स ही जाता है, आपका बॉडी जितना हो सके हैंडल कर लेता है, बट फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देते। तो क्वांटिटी नेट नेट सेम ही जा रहा है, बट एट द सेम टाइम सब कुछ नहीं जा रहा है, छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके आपके दिन में ऐसे कॉम्पेंसेट करते हैं। तो सर्जिकली हम यही एडवाइस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इवन लाइक बड़ी बड़ी जो सर्जरीज होते हैं, जैसे विपल्स ऑपरेशन हो गया है, या बड़ी आंतों का ऑपरेशन होता है, उसमें एक स्पेसिफिक कुछ कुछ हम सिंड्रोम्स आइडेंटिफाइड है जो लिटरेचर में है,
वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज डंपिंग सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि पेशेंट कुछ खाता है, फुलनेस लग जाती है, फिर वॉमिट हो जाता है। सो ऐसे कंडीशंस में भी हम जस्ट डील करते हैं पेशेंट के साथ, तो ये हम हमेशा डाइटरी एडवाइस देते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। तीसरी चीज मैं फोकस करना चाहती हूँ कि जैसे लॉट ऑफ टाइम्स पेशेंट्स खाने के साथ पानी पीते हैं। सो कुछ कंडीशंस में हम बोलते हैं कि यस, खाने के साथ पानी ज्यादा लीजिए। बट अगेन कुछ ऑपरेशन के बाद क्योंकि बॉडी का अब्जॉर्प्शन पावर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, आंतों की मूवमेंट में गड़बड़ होता है, तो हम बोलते हैं कि आप खाना लो बट साथ में पानी मत लीजिएगा। पानी लीजिएगा तो 2 घंटे बाद लीजिए, खाने के साथ पानी मत पीना। तो अकॉर्डिंगली हर ऑपरेशन का, हर कैंसर का, हर ट्रीटमेंट का अलग अलग उपाय हम निकालते हैं। इट्स नॉट के ब्रेस्ट कैंसर का न्यूट्रिशनल एडवाइस जो है वो स्टमक कैंसर में सेम रहेगा। इट इज नॉट ऑलवेज द सेम, क्योंकि ट्रीटमेंट एसेंशियली सेम नहीं होता। बट अल्टीमेटली जो हमारा गोल है इस हम सप्लीमेंटेशन करते हैं। सो मान लो दवाइयां भी देते हैं हम मल्टीविटामिन्स देते हैं, साथ में हम कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स देते हैं। बिकॉज प्रोटीन एसेंशियली जो ताकत होती है शरीर की, जो हीलिंग पावर होती है, वो एसेंशियली प्रोटीन से ही ब्रेक डाउन होके होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से जो भी मतलब बहुत सारे लोगों ने शायद ऑपरेशन झेला है, या फैमिली मेंबर्स किसी का ऑपरेशन हुआ होगा, तो डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। इंडिया में द प्रॉब्लम इज दैट यहाँ का जो पॉपुलेशन है, जो नेटिव पॉपुलेशन है, उनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी हमेशा से रही है। इंडियंस का जो डाइट में जो प्रोटीन है वो ज्यादातर एनिमल प्रोटीन है, वेजिटेबल प्रोटीन होता है। तो वो नेचुरली वो जब कन्वर्ट होता है वो थोड़ा सा डेफिशिएंसी स्टेट में आता है। सो सो कमिंग बैक, सो प्रोटीन इवन फॉर एनी सर्जरी, कुछ भी सर्जरी हो, बड़ी सर्जरी हो, हम हमेशा पेशेंट्स को बोलते हैं कि प्रोटीन अच्छी तरह खाइए, सो दैट बॉडी में प्रोटीन का एक रिजर्व हो जाता है। सो पोस्ट ऑपरेटिवली मान लीजिए आपको 2 दिन 3 दिन तक हम खाना जैसे विदहेल्ड करते हैं कि अभी नहीं खाना, अभी नहीं खाना, तो वो जो बॉडी में स्टोर्ड प्रोटीन है वो मोबिलाइज होके आपको प्रोवाइड करता है। मतलब जो आप अभी खाना नहीं खा रहे हो उसके लिए वो प्रोवाइड करता है। सो दिस इज मेनली वो हम जो सर्जरी, मी एज अ सर्जन, हम लोग जो एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को, हम जो केसेस देखते हैं उसके हिसाब से हम ये करते हैं। तो आकृति। थैंक यू सो मच डॉक्टर नन्या। आपने इतनी ब्रीफली और इतने अच्छे से हमको समझाया दैट किस तरीके से न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है कैंसर ट्रीटमेंट के टाइम पे। एंड हमें स्पेसिफिकली आपने छोटे छोटे ट्रिक्स भी बताए कि जैसे अगर बहुत ज़्यादा नहीं खाया खाना हम लोग खाया जा रहा है एक साथ, तो हम छोटे छोटे मील्स में खा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कैंसर इज नॉट वन डिजीज, कैंसर इज हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस एक्चुअली। तो बहुत स्पेसिफिक केस पे भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का खाना खाना चाहिए और किस तरीके की न्यूट्रिशनल गाइडेंस देनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैं एक और पॉइंट पे इंपॉर्टेंस देना चाहूंगी। जैसे हम लोगों के घर के आसपास बहुत सारे डाइटिशियंस होते हैं, एंड हम लोग जानते हैं कि अच्छा ये जना जो है, हमारे परिवार में भी बहुत लोग होते हैं जो डाइट कर रहे होते हैं। और हम लोग को लगता है कि अच्छा चलो ये डाइटिंग कर रहा है, ये इतना फिट है जना, इनको तो बहुत नॉलेज है कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, तो हम उनकी बात सुनने लग जाते हैं। यहाँ हमें बहुत सारे व्हाट्सएप यस। फॉरवर्ड्स आते हैं कि जैसे बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं खाते, हम तो सिर्फ दाल खिचड़ी खाते हैं। अरे बट सिर्फ दाल खिचड़ी खाने से आपकी कंप्लीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट होती। कैंसर पेशेंट को आप एज अ नॉर्मल कोई खांसी जुकाम का मरीज या कोई पेट खराब का मरीज की तरह हम ट्रीट नहीं कर सकते। कैंसर पेशेंट के जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। एंड डॉक्टर की सलाह के साथ साथ हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आप खाना खाओ, किस तरीके के आप मेट्रिक्स अपने नोट करके रखो। जैसे बहुत सी बार होता है कि हीमोग्लोबिन हमारा कम हो जाता है, हमारे प्रोटीन लेवल्स कम हो जाता है, कभी कभी होता है प्रोटीन हम इतना खाने लगते हैं कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ने लगता है बॉडी में, जिससे हमारे और तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट फॉर अ कैंसर पेशेंट, जो ट्रीटमेंट के दौरान है या ट्रीटमेंट के बाद में है,
बोथ ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट फर्स्टली, एंड सेकेंडली कांस्टेंट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे हम लोग अपने आप को अच्छे से रिकवर कर सके, एंड सिर्फ ट्रीटमेंट के दौरान ही नहीं बट ट्रीटमेंट के बाद भी एक हेल्दी लाइफ जी सके। इसके बारे में और बात करने के लिए अब मैं सौम्या को बुलाना चाहूंगी। सो सौम्या, प्लीज, स्टेज इज योर्स। नमस्ते, गुड इवनिंग। माय नेम इज सौम्या। आई होप मैं ऑडिबल हूँ। सुनाई दे रहा है क्या सबको? यस। ग्रेट। यस मैम। कैन आई शेयर माय स्क्रीन? जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको सेटिंग्स देती हूँ। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, हमारे पास काफी पार्टिसिपेंट्स हैं। एक, आई गेस हमारे पास दोनों टाइप के लोग हैं, जो ड्यूरिंग थेरेपी भी हैं, जो पोस्ट पे। शिवानी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? योर हैंड इज रेज्ड। ओके, ओके। सो देन, क्योंकि दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है, जैसे कि डॉक्टर अनन्या ने बताया ही अभी, आपको एक ब्रीफ दिया। हर चीज के लिए, हर टाइप के कैंसर के लिए, ड्यूरिंग थेरेपी, पोस्ट थेरेपी, क्या टाइप की थेरेपी है, हर चीज के लिए हमारा मैनेजमेंट डिफरेंट होता है। जब आप एक टाइप की थेरेपी में हो तो हम अलग मैनेज करेंगे, जब आप उस थेरेपी को एंड कर रहे हो या खत्म हो गई है तो हम अलग मैनेज करेंगे। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम वन ऑन वन इंटरेक्शन रखें। अस मतलब आप, नॉट जस्ट मी। आप किसी भी एक कैंसर स्पेसिफिक डायटिशियन के साथ, डॉक्टर के साथ, पूरी इंटरडिसिप्लिनरी टीम के साथ जब काम करेंगे, सो यू विल रियलाइज कि आपका रिस्पॉन्स बेहतर है। कैन आई शेयर नाउ? यस, यू कैन। इज इट विजिबल? इज हाँ माई जी, कुछ स्क्रीन विजिबल विजिबल? नाउ। ओके, यस, ओके। यस। You do it in slideshow mode. हाँ, just on it. Can you see my screen now? हाँ, नहीं, ये प्रोजेक्टर मोड में आ रही है। Oh, अच्छा, just a sec. अभी भी। एक बार आप व्यू में जाके देखिए ऊपर। नॉर्मल व्यू, नॉर्मल। नॉर्मल है। हाँ, फर्स्ट पे, हाँ, एक बार इस पे नॉर्मल पे क्लिक करना। दिस इज नॉर्मल। हाँ, अब एक बार वापस से स्क्रीन, स्लाइड शो। हाँ, एक बार ट्राई, जो नीचे ये मॉनिटर वाला आइकन आ रहा है ना, एक बार ट्राई टू क्लिक दैट। इज इट हैपनिंग? नो। आई गेस डिलीटेड Is it वर्जन okay होने if की I वजह share your से। screen हाँ because I हाँ, have your श्योर 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 presentation? श्योर 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 श्योर। हाउ डू आई अनशेयर दिस नाउ? आप एस्केप दबा दो बस, हाँ। डन। I'll just share your, I have your slides. बट आफ्टर द फर्स्ट स्लाइड आई वुड वांट यू टू जंप टू 14th first. ठीक है, नो प्रॉब्लम, Yeah. we'll do Okay. that. तो टू टेक दिस फॉरवर्ड, मैं दो स्टेप्स में आगे बढ़ूंगी, जिससे आप लोगों के लिए भी इजी रहे। पहले हम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ब्रीफ, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं है। एंड देन हम जिनका ट्रीटमेंट खत्म हो गया है उस पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ेंगे। ठीक है? आकृति मेरा इंट्रोडक्शन दे ही चुकी है आपको। आई गेस हम सीधा स्टार्ट करते हैं कि अब अगर आप ड्यूरिंग प्रोसेस है तो देन, जैसे कि मैम ने बोला ही अभी कि हर टाइप का कैंसर अलग होता है। वी नीड टू आइडेंटिफाई, आकृति स्लाइड 14, ओके? Yes, yes, I'm just doing that. वी नीड टू आइडेंटिफाई, हमें ये जानना है पहले कि एग्जैक्टली कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हर ऑर्गन का न्यूट्रिशन पे अलग रोल है। अगर आपका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है, द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, दैट्स वेयर वी बिगिन। अगर आपका कोई पर्टिकुलर ऑर्गन अफेक्टेड है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो हमें अलग तरीके से ध्यान देना होगा। मगर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, जैसे आपका स्किन है, ब्रेन है, ब्लड है, ब्रेस्ट है, तो टोटली डिफरेंट हो जाता है। बट आइदर वेज, हर सिचुएशन में ड्यूरिंग कैंसर आपके बॉडी के डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और हमारा एम है टू टू मीट दोज नीड्स। क्योंकि अगर आप वो बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करोगे जो उस समय नीड्स हैं, तो बॉडी, मतलब एज इन दो सेल्स वो टेक द एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी, आपके शरीर में से वो एनर्जी निकलती चली जाएगी, जिसकी वजह से मैक्सिमम केसेस में वेट लॉस होता है। जैसे मैम ने बोला कि हम वेट चेक करते हैं हमेशा कि लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका फर्स्ट रीजन यही है, क्योंकि बॉडी इतनी
तेजी से आपकी शक्ति ले रही है, आपकी एनर्जी ले रही है, कि आपका बहुत ज्यादा वेट लॉस भी हो जाता है, एनर्जी एंड प्रोटीन न्यूट्रिशन माल नरिशमेंट होता है, जिसे हम कैंसर के किक्सिया भी कहते हैं जब एक अच्छे लेवल तक हो जाए तो। इसलिए सबसे जरूरी क्या है कि आपकी डाइट सबसे अच्छी हो, आपकी न्यूट्रिशनल डिमांड्स बॉडी के मीट होते रहे, जिसके लिए हमें टाइमली मील्स लेना जरूरी है, ताकि रिपेयर भी हो और रिप्लेनिशमेंट भी हो, अच्छा भी बनता रहे। कैन यू डायरेक्टली पुट द नेक्स्ट स्लाइड? तो अभी सबसे पहले नरिशमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट वैरायटी इंक्लूड करते हैं। जैसे आकृति ने मेंशन किया कि कुछ लोग सिर्फ खिचड़ी बोल रहे हैं कि अभी क्योंकि पेट में सपोज दिक्कत है तो हम खिचड़ी खा रहे हैं। ओके, सो हर, जैसे हमने बचपन में आपने सुना होगा, हर फूड ग्रुप अपने साथ एक अलग नीड लेकर आता है। हमें प्रोटीन्स चाहिए जिससे आपके मसल्स ठीक रहें, हमें कैलोरीज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए जिससे आपको एनर्जी मिलती रहे, उसी तरीके से हमें गुड फैट्स चाहिए जिससे वो एनर्जी स्टोरेज यूज होता रहे, और हमें बहुत सारे मल्टी वाइटामिन एंड मिनरल्स चाहिए जो आपको बिना अच्छे से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लिए नहीं मिलते हैं। बट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, आप में से मैक्सिमम तो ऑलरेडी गो थ्रू कर रहे हैं। दे कुड बी कीमोथेरेपी, दे कुड बी रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी। तो हर एक के साथ इम्पैक्ट बदलता है, साइड इफेक्ट बदलता है, एज अ रिजल्ट हमारा उसके लिए ट्रीटमेंट बदलता है। फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ वो बेसिक कॉमन डिस्कस करूंगी जो बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। कैन यू डू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, सो जैसे अभी मैम ने भी डिस्कस किया और मैं बोल रही थी कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो है वेट लॉस। सो विद वेट लॉस जैसे हम छोटे छोटे मीलिंग पैटर्न रखते हैं। जैसे मैम ने आपको बोला था कि एक बारी में ज्यादा नहीं खाना, आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाली से काम नहीं चलेगा। इनफैक्ट कुछ लोग तो सिर्फ ब्रंच एंड डिनर करते हैं। ऐसे काम नहीं चलता है, हमें क्या करना है, छोटे छोटे मील्स लेने हैं। ब्रेकफास्ट लिया या अर्ली मॉर्निंग में भी नट्स ले लिए, फिर ब्रेकफास्ट लिया, फिर मिड मील्स खाए हमने, फ्रूट ले लिया, सूप ले लिया, सत्तू ले लिया, गुड सोर्सेज। फिर उसके बाद हम लंच पर आए, जिस लंच को भी हमने होलसम रखना है, हमने उसमें एक प्रोटीन सोर्स रखना है, चाहे आप दाल रखो, चाहे आप दही रखो, पनीर रखो, नॉन वेज रखो, साथ में रोटी या चावल होना चाहिए, साथ में थोड़ा सा कोई सब्जी होना चाहिए जिससे मल्टीविटामिन भी मिलते रहे आपको। उसके अलावा फिर हम इवनिंग स्नैक पर आते हैं, जिसमें भी इंडिया में मैक्सिमम लोग इवनिंग का मतलब समझते हैं चाय और बिस्किट। दैट इज नाउ हाउ इट गोज। अगर आप सिर्फ चाय बिस्किट लेंगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? और इसलिए एक अच्छा हेल्दी स्नैक उसके साथ जरूरी है। अगर आपको चाय लेनी है तो आप साथ में चने ले लीजिए, ढोकला ले लीजिए, स्प्राउट्स बना लीजिए अपने लिए, वेजिटेबल मसाला इडली ले लीजिए। ये चीजें लेनी है। अगर आप चाय को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, स्टार्ट टेकिंग मिल्क शेक्स। ऑब्वियसली डिपेंड्स कि आपकी बॉडी मिल्क टॉलरेट कर रही है कि नहीं, जिसके लिए 1 on 1 जरूरी है। बट देन आफ्टर इवनिंग हम डिनर पे आते हैं। जैसा लंच लिया था ऐसे ही एक होलसम डिनर लिया, बट नाउ समथिंग विच इज लाइटर ऑन द बॉडी, क्योंकि अब आपके पास उसको डाइजेस्ट करने के लिए घंटे कम है। फिर अगर आप टाइमली डिनर करते हैं तो आप एक पोस्ट डिनर भी मील ले सकते हैं। इस तरीके से करके आपके 5 से 6 से 7 छोटे छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इकट्ठे हो जाएंगे, विच रियली हेल्प्स मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स। देन हमेशा ही ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी बोला कि डिनर हम हल्का रखेंगे, कि जब जो भी आपका हेवीएस्ट मील है वो दिन में हो या ऐसे टाइम पे हो जब आप सबसे ज्यादा हंग्री हैं। ठीक है, देन ऑलवेज हमें प्रोटीन से शुरू करना है। प्रोटीन के सोर्सेज, मतलब आप में से कोई बोलना चाहेगा प्रोटीन का सोर्स प्लीज? आई वुड लाइक दिस टू बी एन इंटरेक्टिव सेशन, थोड़ा इंटरेक्शन करते हैं। एक एक प्रोटीन सोर्स प्लीज, या तो आप चैट में डाल दीजिए या बोल दीजिए। दाल्स वेरी नाइस, और पनीर ग्रेट, सोया, टोफू, परफेक्ट। सो देन ग्रीन मूंग, यस। तो और भी अच्छा लगेगा अगर आप ग्रीन मूंग का स्प्राउट बना ले, बट यस। सो हमें हमेशा अपने मील्स में एक प्रोटीन सोर्स रखना है। ठीक है, इसके साथ हम ध्यान रखेंगे कि जरूर से एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स भी हो, क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी तो चाहिए है। अगर आप बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लोगे, सिर्फ प्रोटीन लोगे, तो आपके शरीर उस प्रोटीन में से ही अपना कार्बोहाइड्रेट का काम भी चलाता रहेगा। तो इसलिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन जरूरी है। विद अस वेजिटेरियंस कई चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल वेजिटेरियन
प्रोटीन, सॉरी, डू यू रिकमेंड वे प्रोटीन और प्रोटीन पाउडर? I'll come on that. So जो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन से पूरी नहीं होती, जिसके लिए कॉम्बिनेशन जरूरी होता है, दाल चावल, दाल रोटी, इस तरीके का। कई बार हमारा डायटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज इतना कम होता है ड्यू टू डिफरेंट इश्यूज कि हम सप्लीमेंट्स पर आते हैं। किसने किया था ये क्वेश्चन हमसे? रुचिका ने। सो रुचिका, जब आपका डायटरी सोर्स कम है, एज एन इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर वेट, आपका वेट कितना है। लेट अस सपोज माय वेट इज 60 एंड माय रिक्वायरमेंट इज 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर मेरा वेजिटेरियन होने की वजह से डायटरी सोर्स में पूरे दिन का प्रोटीन सिर्फ 40 ग्राम हो रहा है, तो ये बहुत कम है। और मैं एक्स्ट्रा सोर्सेज लूं, बहुत खाऊं, तब भी अगर मैं सिर्फ 45 ग्राम तक पहुंच पा रही हूँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, या फिर मैं नहीं खा पा रही हूँ, या मेरे को थोड़ा सा इशू है और मैं एक बारी में नहीं ले पा रही हूँ, इन रीजन से, दैट इज व्हेन वी रिकमेंड अ आउटसोर्स। तब हम बोलते हैं कि हाँ जी, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लीजिए। नॉट एवरीवन रिक्वायर्स इट, बट इट इज मोस्टली हेल्पफुल। या कई केसेस में शुरुआत में लेना होता है जब आपको बहुत बॉडी की नीड है, और धीरे धीरे हम हटा देते हैं, वी वीन ऑफ। सो दिस टोटली डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बट वे प्रोटीन्स, पी प्रोटीन्स या नेचुरल डायटरी प्रोटीन पाउडर्स बनाना रियली हेल्प्स। ओके, देन बियॉन्ड दिस, डाइट के अलावा वेट लॉस होने के बावजूद बहुत जरूरी है कि आप फिजिकली एक्टिव हो। अगर हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, दैट इज व्हेन द बॉडी का एनर्जी गोज इट इनटू द राइट डायरेक्शन, क्योंकि आपकी बॉडी क्या मेटाबॉलिज्म में घूम रही है, हो रहा है, अंदर काम हो रहा है। मगर अगर हम बिल्कुल भी वॉक नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते, तो सही जगह पर उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। अनलेस आप कर ही नहीं सकते, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बी थोड़ा फिजिकली एक्टिव। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड आकृति? आई होप आई एम नॉट टेकिंग टू मच टाइम और सबको ठीक लग रहा है। आई सी अ लिटिल नॉड, ओके। हाँ, नेक्स्ट वन, द वन ऑन द नोजिया। या, सो नाउ, मैक्सिमम कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी में सबसे ज्यादा नौजिया देखा जाता है, स्पेसिफिकली अगर वो अपर बॉडी पार्ट हो, मतलब ब्रेन हो गया, या अगर ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, रेडिएशन हो रहा होता है, तो कई बार कुछ लोगों का swallowing पावर्स गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि ईसोफेगस में असर आता है, या अगर स्टमक का या इंटेस्टाइन का रेडिएशन या कीमो चल रहा है, इन वजह, मतलब कीमो में तो खैर सब जगह ही असर हो रहा है, बट इन वजहों से थोड़ा नौजिया या वॉमिटिंग का कंप्लेंट आता है। तो ऐसे केस में क्या करें? सबसे पहले जरूरी क्या है, जैसे हमने पहले भी बोला था, छोटा छोटा पीस खाओ। एक बारी में ज्यादा खाओगे तो प्रॉब्लम होगी, एक बारी में ज्यादा नहीं खाओगे तो प्रॉब्लम थोड़ा कंट्रोल्ड रहेगी ना। कुछ लोगों को इसमें भी कोल्ड एंड हॉट में डिफरेंस रहता है। मैक्सिमम को अगर आप थोड़ा सा लाइट ठंडा टेम्परेचर का खाना लोगे, इट मोस्टली इज इजी टू टेक इन। कुछ लोगों को गर्म खाने से एसिडिटी, वॉमिटिंग बढ़ता है। अगर आपको ऐसा सिम्टम हो रहा है, चेक करिए कि क्या हल्का ठंडा लेने से बेटर हो रहा है, तो आप रूम टेम्परेचर पे खाना ले सकते हो ना। कुछ लोगों को वो भी टॉलरेट नहीं होता है और हल्के लिक्विड्स बेटर रहते हैं। जैसे अगर आपको नौजिया हो रहा है और आप अपने खाने के अलावा वाले टाइम पे कभी क्लियर सूप ले लो, कभी नींबू पानी ले लो, नारियल पानी ले लो, तो ये चीजें उसको ईज डाउन करवाती हैं। एंड ऑब्वियसली वाटर, कीप सिपिंग योर वाटर। नाउ थर्ड इज कि आप बिल्कुल भी, जैसे हम बाहर का खाना तो एनीवेज मना करते हैं, आई होप यू गाइज नो द रीजन, क्योंकि ड्यूरिंग थेरेपी आपके डब्ल्यूबीसीज कम हो जाते हैं, बॉडी का फाइट करने का कैपेसिटी कम हो जाता है। तो इसलिए वैसे ही बाहर का खाना नहीं खाना, पर घर में भी अगर नौजिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो हमें हाई फैट, बहुत ज्यादा तला हुआ, बहुत ज्यादा मिर्ची वाला ये खाना नहीं खाना है। बहुत ज्यादा जिसमें स्मेल आ रही हो, कई बार उसकी वजह से हमारा नौजिया वॉमिटिंग इंक्रीज हो जाता है, तो वो नहीं खाना है। खाना खाते ही पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप खाना खाते ही पानी पियोगे तो वो और कई बार उल्टी आ जाती है। खाना खाते ही लेटना नहीं है, क्योंकि अगर आप खाना खाते ही लेटोगे तो बॉडी जो काम कर रही थी, अब वो स्लीपिंग पोजीशन में आ गई, तो बॉडी खाना वापस भेजती है। तो हमेशा ही, इनफैक्ट ये तो बाकी नॉर्मल भी करना चाहिए, कि आप खाना खाने के बाद 20 मिनट बैठे रहो। सिमिलरली अगर आपको नौजिया हो रहा है, तो खाना खाते ही वॉक नहीं करना चाहिए। सम पीपल रिकमेंड नाउ, जैसे आकृति ने बोला कि हमारे यहाँ हर जगह डॉक्टर है, आपका पूरा व्हाट्सएप डॉक्टरों से भरा है, आप कहीं जाओगे और अपना इश्यू डिस्कस करोगे, सब आपको एडवाइस देना शुरू हो जाएंगे। कई लोग बोलते हैं कि खाना खाते ही वॉक कर लो, नहीं करनी है वॉक। अगर आप खाना खाओगे और उसको डाइजेस्ट नहीं होने दोगे, वॉक कर लोगे हैंड टू हैंड, तो वो वापस आ सकता है।
व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप खाना खाओ और 15 मिनट बैठो, उस खाने को डाइजेस्ट हो जाने दो, और फिर वॉक करो। ठीक है। नाउ इनके अलावा भी जब हम प्लेन आइटम्स लेते हैं, जैसे आपने एक रस ले लिया या आपने नॉर्मल बिस्किट ले लिया जिसमें ज्यादा सॉल्ट शुगर नहीं है, तो भी नौजिया वॉमिटिंग में हेल्प मिलता है। एंड ऑब्वियसली कंडीशन दिक्कत देने पर हम हेल्थ केयर है ही यहाँ पर बात करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। नाउ कमजोरी, थकावट, फटीग, ये बहुत कॉमन है, जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चला था कि आपको कैंसर हो गया, जबकि बॉडी में दिक्कत हो रही थी, तो सबसे पहली डेफिशिएंसी वहीं शुरू हो गई, जिसकी वजह से कमजोरी आ गई। इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हो गया और कमजोरी आ रही है, बॉडी अंदर से फाइट कर रही है, जिन वजहों से थकावट रहती है। पर इस थकावट से दूर रहने का पहला तरीका क्या है? खुद को आप बिजी रखो और आप कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहो। आपका मूड ठीक होगा तो आपका ब्रेन ठीक चलेगा, तो आपकी बॉडी ठीक चल पाएगी। अगर आप बार बार एक ही परेशानी के बारे में सोचते रहोगे, वही वही सबसे डिस्कस करते रहोगे, और आपको लगेगा कि ओहो मैं तो कुछ नहीं कर पा रही या कुछ नहीं कर पा रहा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। So one, you need to start doing and thinking that you are okay and you are a part of the process. अब हम हैं यहाँ आपके लिए, तो आप बढ़िया हो जाओगे। Second, you obviously need to work for it, which is to eat good food. अच्छे से खाना खाओ, टाइम पे खाना खाओ, एनर्जी रिच खाना खाओ, ऐसा खाना हर मील में प्रोटीन लो। एंड ऑब्वियसली मैं बार बार कहूंगी पानी पीते रहो, क्योंकि जब हम बहुत डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो नॉर्मल दिनों में भी अगर आपको कैंसर नहीं भी होगा, तब भी डिहाइड्रेशन आपको कमजोर कर देती है, वीकनेस ले आती है। नेक्स्ट स्लाइड आकृति। अब कीमो के बाद, कुछ टाइप के कीमोस के बाद, स्पेसिफिकली फ्लॉट या मैम बता पाएंगे बेटर, के बाद, या फिर अगर हमारा इंटेस्टाइन के आसपास वाले या अब्डोमेन के आसपास वाले एरियाज में रेडिएशन हो रहा हो के बाद, दो टाइप के बाउल चेंजेस सबसे ज्यादा आते हैं। एक, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, डायरिया। सेकंड, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मैक्सिमम लोग इन दोनों के बीच में झूलते रहते हैं, कभी एक हो गया कभी दूसरा हो गया, और ये बहुत कॉमन इशू है। अब इसके लिए क्या करें? अगर आपको डायरिया हो गया है, देन वी वुड वांट कि आप कोई भी मिर्ची मसाले वाला ज्यादा तला हुआ खाना जिसको डाइजेस्ट करने में देर लगे, वो बंद कर दो सबसे पहले। सेकंड, इंक्लूड क्या करें? नाउ वन, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फ्लूइड्स, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है, डायरिया के साथ आपका बॉडी का बहुत सारा लिक्विड निकल रहा है और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं। तो ओआरएस, नींबू पानी, नारियल पानी, सूप्स, फ्रेश जूस, अगर आप कीमो पे नहीं हो तो ये चीजें लेते रहें। सेकेंड चीज जो बहुत हेल्प करती है, और मैं चाहूंगी कि जो ध्यान से सुन रहे हैं वो नोट भी कर लें, इज अ ब्रैट डाइट। BRAT, ब्रैट डाइट। ब्रैट का मतलब होता है B फॉर बनाना, R फॉर राइस, A फॉर एप्पल सॉस, एंड T फॉर टोस्ट। ये ब्रैट डाइट आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आपको या आपके किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो। ये चार चीजें प्लस एक कर्ड जब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो दिक्कत कम होती है, इसको हजम करना आसान है, इसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स दे पाती है। नाउ मैंने एक वर्ड बोला विच इज सॉल्युबल फाइबर। हमारे खाने में दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक सॉल्युबल, एक इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल हम तब लेंगे जब हमें कॉन्स्टिपेशन होगा, जो कि हम नेक्स्ट पेज में समझेंगे। सॉल्युबल मतलब जिसको लेना आसान है, बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना आसान है, जिससे हमारा स्टूल जो है, हमारी जो पॉटी है, वो बाइंड होती है, रुकती नहीं है पर इकट्ठे होती है। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है ये चार चीजें जो मैंने आपको बोली, बनाना, राइस, एप्पल सॉस का मतलब होता है स्ट्यू एप्पल। आप में से जो ट्रीटमेंट ले रहे होंगे कभी अपने हॉस्पिटल में या कभी डॉक्टर से आपने वर्ड सुना होगा स्ट्यू एप्पल, मतलब सेब को हम एक बार हल्का उबाल लेंगे और उसका पल्प फिर स्कूप आउट करेंगे। अब वो जो पल्प है वो खा सकते हैं। वन, आपको कच्ची चीजें मना की जाती हैं, पर जब आप इसको बॉईल कर लोगे तो वो कच्चा नहीं रहा। सेकंड, इसको लेना बॉडी के लिए और आसान है। तो मैंने तीन चीजें बोली, बनाना, राइस, एप्पल स्ट्यू समझा दिया मैंने, और चौथा था टोस्ट। ठीक है। ये आपको डायरिया में बहुत हेल्प करेगा। ये चारों सॉल्युबल फाइबर्स के एग्जांपल हैं। इसके अलावा कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि पंपकिन हो गया, या जो हम फ्रूट्स में बिना छिलके वाले जो फल हैं हमारे, ये सब
सॉल्युबल फाइबर्स में आते हैं। और हमें क्या नहीं लेना है? इनसॉल्युबल फाइबर, मतलब छिलका नहीं लेना, बीज नहीं लेना, सलाद नहीं खाना, बहुत ज्यादा कोर्स ग्रेन्स नहीं खाने, मतलब जो आपका रागी बाजरा है वो आपको डायरिया में नहीं लेना है। अगर आपको डायरिया हो रहा है तो हम कुछ भी भारी अनाज नहीं लेंगे। भारी अनाज मतलब छिलके वाले, छिलका बीज से परहेज है, ठीक है। और ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा करके लेते रहे। आकृति नेक्स्ट स्लाइड। नाउ ऑन कॉन्ट्ररी टू दिस, जो मैंने बोला उसके बिल्कुल अपोजिट है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, हम कॉन्स्टिपेशन होगा तो हम क्या करेंगे? इनसॉल्युबल फाइबर ज्यादा लेंगे। फिर आपको ये छिलके बीज लेने हैं, फिर आपको सब किस्म की सब्जियां सलाद खाने हैं। और अगर आप कीमो पर हैं और आपको सब्जी सलाद अलाउड नहीं है, का मतलब ये नहीं है कि आप खाएं नहीं, मतलब आप कच्चा मत खाओ। फिर आप उसको हल्का स्टीम करके, सॉटे करके खा सकते हैं। आप ड्राइड नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं, अगेन सॉटे करके। हम सॉटे करेंगे इन चीजों को अगर आप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट है तो। अगर आप ट्रीटमेंट ओवर हो चुका है तो कैसे भी ले सकते हैं। बट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको इन्फेक्शन के चांसेस से बचाने के लिए हम जो भी फल सब्जी सलाद लेंगे सब थोड़ा सा कुक्ड फॉर्म में या मोटा छिलका वाला उतार जिससे ले सकते हैं, ऐसा लेंगे जिससे इन्फेक्शन नहीं हो। ऑब्वियसली चाहे डायरिया हो चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, गट का रिलेटेड माने शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई इशू हो, सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल पानी और लिक्विड्स करते हैं। तो आप अगर नहीं ले रहे हैं तो इसे अपना दोस्त बनाएं और अभी से शुरू करें। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लिक्विड के बतेरे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हो तो मैं आपको हेल्प करूंगी, बट ऑलवेज इंक्लूड लिक्विड्स इन योर डाइट, अनलेस आपको सलाइवरी इश्यूज हो रहे हो, जो कि भी कुछ ट्रीटमेंट्स में हो जाते हैं। सो ये ऑलवेज 100% केसेस में नहीं है, दिस इज फॉर 80%, रेस्ट 20 प्लीज रेफर। आकृति नेक्स्ट। नाउ जो मैं 2-3 बार मेंशन कर चुकी हूँ वो था कि हमें अगर कि सेफ, कि हम कीमो में क्या नहीं ले सकते। तो क्या होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आपको आपके डॉक्टर्स ये बता चुके होंगे कई बार, हमारा WBC का काउंट कम हो जाता है। मतलब क्योंकि कीमो जब काम करता है तो वो कभी कभी बॉडी के सेल्स पर भी अफेक्ट देता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी थोड़ी लो हो जाती है। आपकी इम्यूनिटी जो लो हुई है उसकी वजह से आपको और बीमारियां ना हो के लिए हम इन्फेक्शन के चांसेस को हटाते हैं। जिस वजह से हम बोलते हैं कि कुछ कच्चा नहीं खाना है, कुछ पड़ा हुआ नहीं खाना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, बाहर का नहीं खाना है, अंडर कुक्ड चीजें नहीं खानी है क्योंकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इसके अलावा सब सेफ है, ये चीजें सेफ नहीं है अगर आप ट्रीटमेंट में हैं तो, या जस्ट ट्रीटमेंट से उठे हैं तो, क्योंकि अभी आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो है। आकृति कैन यू ब्रिंग अस बैक टू स्लाइड नंबर 2? आई गेस इसके नेक्स्ट में अब टॉपिक खत्म हो रहा है, हाँ। सो दिस वाज फॉर पीपल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अगर कोई और आपको डाउट है जो लोग ट्रीटमेंट में है तो आई वुड वांट कि आप एक बार पूछें, जिससे हम कुछ बातें यहाँ कर पाए। और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे वो लोग आफ्टर ट्रीटमेंट वाली चीजें। हम क्वेश्चन एंड आंसर्स लास्ट में लेंगे। ओ सो अच्छा, ओके वर्क्स, तो फिर आप सेकंड स्लाइड लगा दो। ओके, तो अब अगर थेरेपी खत्म हो गई है तो क्या करें? मैक्सिमम लोग पोस्ट थेरेपी सोचते हैं कि अब तो हो गया, अब सब खाना है, बढ़िया घूमना है, चिल करना है, फाइनली फ्री हो गए। विच इज गुड, आप फाइनली फ्री हो गए हो, पर अपना ध्यान तो अभी भी रखना है। इनफैक्ट थोड़ा सा ज्यादा रखना है, क्योंकि अभी तक तो बाकी लोग आपके लिए ध्यान रख रहे थे, डॉक्टर्स थे, सब बोल रहे थे क्या खाओ क्या मत खाओ। आप हर बार हॉस्पिटल जाते हो अपने कीमो के लिए, आपको एक डाइट चार्ट मिल जाता है कि जी ये करो ये मत करो। बट व्हाट नाउ? आकृति नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आपको ये कमांड अपने हाथ में लेनी है। अब आपको ये समझना है कि आपका डाइट इंपॉर्टेंट पहले भी था और आज भी है, क्योंकि अब तो आपको रिकवरी मोड में हो ना। अब आपको उन चीजों को वापस लाना है। अब आपको अपनी एनर्जी रीगेन करनी है, जो साइड इफेक्ट्स थे उनको मैनेज करना है, स्ट्रेंथ वापस लेकर आनी है, आगे कोई दिक्कत नहीं हो, रिकरेंस नहीं हो देखना है। प्लस आपकी फैमिली में भी ऑब्वियसली, अब आप, एक बंदा जब परेशान हो ही चुका होता है तो उनको लगता है कि फैमिली में बाकी तो बच जाए। तो उन सबको अपनी डाइट पे वर्क करना है, बट डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सब
इन चीजों के लिए आसान आंसर्स ढूंढते हैं। ओहो क्या करें, चलो आज प्रोटीन वर्ड सुन लिया है, कल से प्रोटीन खाना शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं है। हर चीज पर डिटेल वर्क करना है। प्रोटीन तो खाना है, पर कितना खाना है, कैसे खाना है, किस कॉम्बिनेशन में खाना है। तो हर चीज का मतलब वी ह्यूमंस आर वेरी लेजी। हमें लगता है जितना आसानी से काम हो जाए उतना बढ़िया, बच्चे से लेकर बड़े होने तक। बट मेहनत करना ही तो लाइफ है। आकृति नेक्स्ट स्लाइड। सो आकृति मेंशन्ड कि कैंसर अकेली एक छोटी बीमारी नहीं है, इट हैज मेनी डिसीजेस अंडर इट। ये एक बहुत बड़ा कंसोलिडेटेड टर्म है। आपको बचना है, खुद को बचाना है, तब भी आपको अच्छी चीजें लेनी है, और आप इससे निकल चुके हो और आपको आगे के लिए अपना ध्यान देना है, तो भी आपको बहुत चीजों का ध्यान देना है। स्पेसिफिकली जिसमें आता है वेट, तो अभी हम वेट लॉस जो हो रहा है उस पर बोल रहे थे, पर एक बहुत बड़ा रीजन फॉर कैंसर इज वेट गेन। जिन लोगों को ओबेसिटी होता है, ऐसे लोगों को मैक्सिमम टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं बीमारी आने लगती है। तो सबसे कॉमन तो हम जानते ही हैं कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन हो जाता है, बट कैंसर का भी एक बहुत बड़ा रीजन इज ओबेसिटी। तो जिनको नहीं हुआ है या जो इससे डील कर चुके हैं, उनको ये देखना है कि आगे वो अपने वेट को मेंटेन रखें। हमें हमारे बीएमआई के रेंज में रहना है, बिल्कुल लेस भी नहीं होना है पर ओवर भी नहीं जाना है। सबसे जरूरी अब आपके पोस्ट ट्रीटमेंट के लिए है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहो और डाइट पर ड्यान दो, अपनी एनर्जी रीगेन करो, अपनी एक्टिविटी अच्छी करो, सब इंजॉय करो लाइफ को, बट सेंसिबली। हम ये नहीं कहेंगे कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको चीजें मना थी नेक्स्ट और आपको पोस्ट ट्रीटमेंट भी सब मना रहेगा। सब अलाउड होगा, पर किस तरीके से लेना है, कितना लेना है, यू नीड टू नो सेंसिबली। और इन चीजों के लिए आपको थ्रू आउट किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती। आपको सिर्फ कोई ऐसा चाहिए होता है जो आपको गाइड कर दे, जो आपको ये चीजें सिखा दे, समझा दे, एंड देन यू कैन गो अबाउट इट। ओके, सो जैसे मैं वेट डिस्कस कर चुकी हूँ और फिजिकल एक्टिविटी डिस्कस कर चुकी हूँ, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब ये हेल्दी डाइट मेंटेन कैसे करना है? सबसे जरूरी है कि आप एक होलसम मील लो। होलसम का मतलब है ऐसा जिसमें सब कुछ हो। मुझे एक प्लेट दिखानी चाहिए थी यहाँ, सॉरी आई फॉरगॉट दैट। हमें हमारी डाइट में हमेशा एक अच्छे से इंपॉर्टेंस देनी है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ग्रेन्स, अच्छे कार्ब्स, विच मींस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। जैसे मैं अभी बोल रही थी, जितने ज्यादा हम मिलेट्स पर ध्यान देंगे, बाजरा, रागी, ज्वार, आटा, चोकर के समेत, ये चीजें आपको ओवरऑल में हेल्प करेंगी। अब तो आपका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, अब आपको डायरिया इश्यूज नहीं है, तो आप सब कुछ खा सकते हैं। तो आप ये सारी अच्छी चीजें इंक्लूड करें, आप हर टाइप की वेजिटेबल्स खाएं। नाउ हम विंटर्स में बैठे, दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ सीजन फॉर ऑल वेजिटेबल्स। इस समय आप मार्केट में निकलोगे, आपको सारे रंग की सब्जियां दिखेंगी, पर क्या आप वो सारे रंग की सब्जी खा रहे हो? वी विल ऑल्सो कम बैक टू दिस लेटर, जब मैं आपको बताऊंगी कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हमारी हर अलग कलर की सब्जी आपको एक अलग अच्छा न्यूट्रिएंट दे रही है। तो इसलिए ऑलवेज गो सीजनल एंड लोकल। जो आपके पास मिल रहा है, उस सीजन में मिल रहा है, आसानी से वहीं पर प्रोक्योर हो रहा है, वो हमेशा से सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच है। तो ये चीजें इंक्लूड करो अपनी डाइट में। फ्रूट्स जरूर इंक्लूड करो अपनी डाइट में। नाउ आई एम इन ग्वालियर, मैं वैसे दिल्ली से हूँ, एंड आई सी मेनी पीपल जो यहाँ फ्रूट खा ही नहीं रहे हैं। बहुत ज्यादा किसान आदमी है यहाँ, पर वो खा नहीं रहे हैं। वो उगा रहे हैं और वो दे रहे हैं, बट दैट इज नाउ हाउ इट वर्क्स, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी और इंक्लूड करनी पड़ेगी। हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अल्कोहल से बहुत सारे टाइप के कैंसर्स के रिस्क बढ़ते हैं। हमें रेड मीट या प्रोसेस मीट से बचना है। चिकन, फिश, एग्स आर रियली गुड फॉर यू, बट नॉट रेड मीट एंड प्रोसेस मीट। शुगरी ड्रिंक नहीं लेना है, ना ड्यूरिंग थेरेपी लोगों को, ना प्री एंड पोस्ट, किसी को भी बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। आई विल ऑल्सो कम बैक टू दिस लेटर कि मैं क्यों आपको शुगर मना कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको शुगर मना है, चीनी मना नहीं है, पर फिर भी हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं पे मैं अच्छे से समझाऊंगी। हमें टोबैको नहीं लेना है, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू एंड व्हाट नॉट, ये सब चीजें नहीं इंक्लूड करनी है। एंड दी सो कॉल्ड
फ्लेवर्ड हुक्कास नहीं लेना है, ठीक है। सॉल्ट का, शुगर का एंड फैट का, सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन सभी को कम करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हिंड्रेंस देती हैं, आपको हाइपरटेंशन, बीपी एंड बाकी बीमारियों का रिस्क बढ़ाती है। नेक्स्ट। ओके, सो दिस वाज व्हाट आई वाज कमिंग टू। क्यों शुगर नहीं लेना है? जब आपको कैंसर होता है तो पता नहीं क्यों सब ऐसे बोलने लग जाते हैं अब चीनी नहीं लेनी है, कैंसर उस पर खाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कैंसर सेल्स आपकी बॉडी की एनर्जी लेते हैं, विच एनर्जी कम्स फ्रॉम एवरीथिंग यू ईट। और वो कैंसर सेल वो एनर्जी लेता रहे ही ठीक है, क्योंकि वो आप खाना नहीं दोगे तो वो आपको खाएगा। आपकी खाएगा किससे, मेरा मतलब है आपकी बॉडी की एनर्जी लेगा। तो ऐसा नहीं है कि शुगर हमें बंद करनी है क्योंकि कैंसर सेल्स को हमें स्टार्व करवाना है। हमें इसलिए बंद करनी है क्योंकि इसका इनडायरेक्ट लिंक है। जब हम बहुत ज्यादा शुगर लेते हैं, बहुत ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, तो हम एक्स्ट्रा डाइट ले रहे होते हैं जो कि एम्प्टी कैलोरीज है। कुछ खास न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे उससे आपके अंदर, आपके अंदर सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज जा रही है, जो कि स्पेसिफिकली प्री एंड पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट्स वाले केस में वेट बढ़ा देती है। ड्यूरिंग में तो आपका वेट ऑलरेडी कम है, बट प्री एंड पोस्ट में वेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से कैंसर रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आप ड्यूरिंग थेरेपी हो और आप थोड़ा बहुत शुगरी ड्रिंक लो, नॉट दैट बिग एन इशू, बट पोस्ट योर थेरेपी और जिनको प्रॉब्लम नहीं हुई है उनको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो शुगर नहीं ले। ओके, सो जैसे मैं बोल रही थी कि हम हमें अपने मोटापे पर ध्यान देना है। ऐसे कई स्टडीज हुए हैं अमेरिकन एसोसिएशन के थ्रू और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, जिसमें जाना गया है कि ओबेसिटी की वजह से अलग अलग टाइप के कैंसर्स का रिस्क बढ़ा है। फिर चाहे वो इंटेस्टाइनल कैंसर्स हो, ब्रेस्ट कैंसर्स हो, हमारे जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाले हैं जैसे किडनी, पैनक्रियाज, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम तो नहीं है, गॉल ब्लैडर, इन सब के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इसलिए वेट पर ध्यान देना आपको जरूरी है। आई एम नॉट सेलिंग वेट लॉस ट्रीटमेंट्स हियर, ऑब्वियसली वो नहीं करना है, आपको एक हेल्दी वेट पर ध्यान देना है। तो क्योंकि मैं डाइटिशियन हूं, अब ये मत सोचो कि मैं बोल रही हूँ वेट वेट वेट। दिस इज बिकॉज एक चीज का एक लिंक नहीं, बहुत सारी चीजों से लिंक होता है। आकृति। तो बस दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल टू टेल यू कि हाई शुगरी ड्रिंक्स या हाई शुगरी चीजें क्या होती हैं। विच अब आप, आई वुड नाउ प्रेफर आप लोगों को चैट में डालने के लिए कि इनके अलावा और क्या शुगरी चीजें आप ज्यादा ले रहे होते हैं विच यू फील कि नहीं लेना है, या आप अपने डाइट में से क्या एक चीज आज सोचोगे कि मैं कम करूंगा या करूंगी। प्लीज थोड़ा सा फटाफट से, आई वुड वांट अ फ्यू मैसेजेस। अरे जल्दी जल्दी, कोई कुछ नहीं बंद करेगा क्या? सब खाते रहेंगे जैसे खा रहे थे? तो सौम्या, हाँ जी। डॉक्टर अनन्या हियर। हाँ, हाँ जी। तो ऑन द टॉपिक ऑफ ओबेसिटी आप जो बता रहे थे ना कि कैंसर में, तो यस, आई वांटेड टू टच ऑन दैट, बट या आई वुड आल्सो लाइक टू जस्ट चिप इन कि हाँ, कि जब वेट ज्यादा होता है पेशेंट्स का, फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि कैंसर डिटेक्शन जो है उसमें डिले हो जाता है। से फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, Yes. तो ब्रेस्ट कैंसर इसेंशली गांठ गिटली ऐसे ही पता चलता है, बट मोटापा होने की वजह से पेशेंट्स को ना पता नहीं चलता, बिकॉज वो मतलब वो फील नहीं करती है, बाद में जब तक बहुत बड़ा हो जाता है ना तब फील होता है। सेकेंडली, जब पेशेंट ओटी में जाता है, ऑपरेशन होता है, तो ये पाया जाता है कि जब भी पेशेंट ओबीज होता है, मोटा होता है, उसके रिकवरी में हमेशा प्रॉब्लम रहती ही है। से मतलब वुंड इन्फेक्शन हो या छाती के प्रॉब्लम्स हो, अगर एसोसिएटेड डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो हीलिंग में भी प्रॉब्लम होता है। सो नेट नेट ओबेसिटी कैंसर का कॉज तो करता ही है कुछ कुछ कैंसर, बट कैंसर के ट्रीटमेंट के टाइम पे भी एक एडिशनल कॉम्प्लिकेशन होता है। तो मैं जस्ट ये ऐड करना चाहती थी बिकॉज यू वर सो नाइसली टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी, सो आई वाज लाइक मैं मुझे ये बात तो बोलनी ही है। ठीक है, चलो, थैंक यू।
ऑल्सो डॉक्टर ननन एंड सौम्या, वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट शुगर, एंड जिससे काफी लोग भी चैट में लिख रहे हैं अभी कि वो शुगर एलिमिनेट कर देंगे अपनी लाइफ से. नहीं सो करते। इज इट अबाउट शुगर एलिमिनेशन और इज इट अबाउट रिड्यूसिंग शुगर? बिकॉज ऐसे काफी कंफ्यूजन होता है आई हाँ। थिंक इस चीज पे, कि काफी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं हमने शुगर जीरो कर दिया एकदम. सो इज दैट हेल्दी? नो, नो, शुगर एलिमिनेशन इज नॉट हेल्दी। तो रुचिता, मैं आपके क्वेश्चन पे भी आंसर देने वाली थी कि कितनी कम करनी है से मेरा मतलब है, अगर आपको पता है कि आप ज्यादा सोर्सेज ले रहे हो तो बस उसमें से एक छोटा सा सोर्स कम कर दो। जितना ले रहे हैं में से थोड़ा सा कम कर दो। जैसे किसी ने कोक मेंशन की थी, वेरी नाइस, नहीं लेनी है कोक, ठीक है, कभी कभी ओकेजनली कुछ भी ले लो, नॉट दैट बिग एन इशू। बट अगर आप डेली ले रहे हैं, यस इट इज एन इशू। अगर आप पूरे दिन में 1 से 2 चम्मच चीनी ले रहे हो, चाहे अपने दूध में, अपनी चाय में, कभी कभी मिठाई में, नॉट दैट बिग एन इशू। मगर अगर आप ये चीजें डेली ले रहे हो, हर मील के बाद ले रहे हो, या आप स्पेसिफिकली गर्मियों में बढ़िया शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हो, देन इट इज एन इशू। तो इन चीजों को बस अपने लिमिट से हल्का सा कम करो, अगर आपको पता है कि हाँ जी आप कर रहे हो ज्यादा। किसी और को आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप ज्यादा ले रहे हो या कम ले रहे हो। एंड जीरो नहीं करना है, कुछ भी लाइफ में जीरो नहीं करने की जरूरत होती है, बस उसको मॉडरेटली चलाने की जरूरत होती है। दैट इज इट, एंड दैट इज हाउ आई कमेंट्स इट। थैंक यू फ्रॉम माई साइड। Thank you so much, Soumya, for such a knowledgeable session. And हमारे पास काफी सारे questions भी आए हैं registration form में, जिनको एक बार मैं go through करके and आपसे पूछना चाहूंगी कुछ topics जो हम cover नहीं कर पाए हैं. Meanwhile, please, there are some questions on the chat box, and बाकी भी कुछ हमारे पास questions है chat box पे. तो प्लीज आप लोग चैट पे डाल सकते हैं अपने क्वेश्चंस, या फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं. नाउ एवरीवन कैन अनम्यूट देमसेल्व्स. तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके चाहे तो खुद से बात करके भी पूछ सकते हैं. शिवानी, हेलो। ग्रीन टी लेमन टी दोनों ले सकते हैं, एंड नॉर्मल टी भी ले सकते हैं। नॉट दैट बिग एन इशू, बस खाली पेट नहीं लेना चाहिए उन लोगों को जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज है। नहीं मैम, ग्रीन टी में जैसे ग्रीन टी में ही लेमन डाल के ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, व्हाई नॉट। लेकिन वो मना करते हैं, जैसे मैंने एक आध बार ली थी, फिर लोग और मना करने की नहीं, नुकसान करती है। अगर आप बहुत गर्म पानी में नींबू डालो या कुछ भी सिट्रस डालो तो उसका असर कम हो जाता है, इसलिए हम मना करते हैं। कभी आपने अपनी दाल में नींबू डाल के खाया है? हाँ। कभी तो खाया होगा ना, है ना। पर उस दाल को दोबारा गर्म करने मना करते हैं, क्योंकि हाँ। जब भी विटामिन सी वाली चीजों को हम हम्म। रीहीट करते हैं तो अपना असर खो देते हैं। हम्म। बस, तो बहुत गर्म पानी में शहद या नींबू नहीं डालना होता है। ल्यूक वार्म में, पीने लायक गर्म गुनगुने में बिल्कुल डालना चाहिए। ठीक है, किसी ने ओके पूछा मैम। था इज प्योर घी अलाउड? यस, घी इज गुड फॉर यू। घी तो गुड फैट में आता है, प्रोवाइडेड आप थोड़ा थोड़ा ले। अगर आप अपने पराठे बना रहे हैं जिसमें घी अच्छे से लगा के तल रहे हैं, दैट इज एन इशू। मगर अगर आप प्रॉपर अच्छे से स्टफ्ड रोटी बना रहे हो और उस पर घी लगा रहे हो, कूल वर्क्स, अच्छी बात है। अच्छी बात है मैम। मुझे ना 1 साल हो गया है ऑपरेशन को, और अब भी ना मेरे टांगों में दर्द होने लगता है कभी कभी, तो ऐसा क्यों होता है कहाँ पे ऑपरेशन हुआ था आपका? डॉक्टर मैम? साहब, यू लाइक टू आल्सो ज्वाइन इन फॉर दिस? हुआ था या लेकिन श्योर। कहाँ पे ऑपरेशन हुआ था? कहाँ का ऑपरेशन? एम्स में हुआ था मैम, ब्रेस्ट का। अच्छा सुषमा जी, क्या 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 ऑपरेशन हुआ था आपका? कौन से अंग का? ब्रेस्ट में ही हुआ था मैम, ब्रेस्ट का ही हुआ था। अच्छा। अच्छा। उन्होंने कह रहे थे कि आपके ब्रेस्ट की खाल जो ना कम है, तो इसलिए उन्होंने हम्म। पेट पे के पास से भी चीरा लगाया था और ऊपर से भी हम्म। हाँ, तो मतलब नीचे से हाँ, मैम टाकों नीचे का से खाल निकाल के लगा। क्या बता रहे, बताइए फिर से। मैम 56 टाकों का ऑपरेशन हुआ था ये, तो हाँ इसमें हाँ, ना समझ गए। कभी भी इन टाकों में भी दर्द होने लगता है। एक बार मैं खाऊं लगे हुए टाके? हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, टाको में थोड़ा बहुत दर्द कभी कभी ना खिंचाव की वजह से रहता है। ठीक है, जी आपका पेट से खाल निकाल के किया था ना? बहुत बड़ा जी। ट्यूमर होगा आपका उस टाइम पे। आप यहाँ पे मत दिखाइए, आप यहाँ पे मत दिखाइए प्लीज, ये फेसबुक लाइव पे है, प्लीज आप यहाँ पे मत दिखाइए. और यहाँ पे प्लीज मत आप दिखाइए। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस जो है अपने न्यूट्रिशन एंड डाइट से रिलेटेड फोकस रखेंगे हम. जो बाकी क्वेश्चंस है, अगर कोई भी क्वेश्चन है आप हम लोगों को ग्रुप पे डाल सकते हैं, या अलग से व्हाट्सएप मैसेज पे डाल सकते हैं, और हम आपके 1-to-1 कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ. ठीक है मैम। वो जो
उसका नाम मैम फॉलो ट्यूमर कह रहे थे डॉक्टर साहब। ठीक है, वहां पे ना टाको में ना आप नारियल का तेल लगाओ, ठीक है। उससे भी ना बहुत जो चमड़ी है ना हाँ उसपे वो अच्छा काम करता है। ठीक है, ठीक है। नारियल का तेल लगाओ, वो दिन में ना सुबह शाम। और अभी सर्दियों में ना ऐसे भी खिंचाव वगैरह होता है, स्किन ड्राई हो जाता है ना, ठीक है, तो उससे काम चल जाएगा। थोड़ा बहुत तो देखिए, बड़ा ऑपरेशन जब होता है टाको में डिस्कम्फर्ट, थोड़ा बहुत दर्द खिंचाव तो रहता ही है। ठीक है, जितना बड़ा और जितना बड़े अंग निकलता है उसके हिसाब से फिर ना दर्द ये होता तो है। ठीक है, तो मैम परेशान इचिंग मत। वगैरह भी होती है, वो भी उसी से ठीक हो जाएगी नारियल तेल से? इचिंग, देखो इचिंग होना तो बहुत अच्छी बात है, मतलब शरीर ठीक हो रहा है। ठीक है, इचिंग स्पेसिफिकली जब शरीर अपने आप को रिपेयर कर रहा है ना, तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है। तो अगर इचिंग हो रहा है तो वेरी गुड, मतलब हील हो रहा है। ठीक है, हाँ तो मैम, दो इचिंग साल के लिए आप 2 साल हो गए मेडिसिन मेरे ऑपरेशन को, लेकिन इचिंग अभी भी अब होती है। हो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो नॉर्मली आपको जब चोट लगती है, जब हील होता है तभी आपको खुजली होती है। अभी इतना लंबा टाका लगा है, इतना लंबा चीरा लगा है, तो उसमें तो ज्यादा हाँ होगा मैम, ही। ठीक है, 72 आए थे टाके मेरे। स्टिचेस में थे ना, हाँ, तो देखो इतने सारे तो लगे तो फिर होगा ही। ठीक है, आपको भी मैं वही सेम सलाह दूंगी, नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है। प्लास्टिक सर्जन, ब्रेस्ट सर्जन, हम तो रूटीनली एडवाइस करते ही हैं ओके मैम, नारियल का तेल। ठीक है, थैंक यू। हेलो मैम, ओके। मैं पूछना चाहती अभी हूँ, कैल्शियम की कमी के कारण जो हड्डियों में दर्द रहता है तो कैसे दूर होगा? और मेरे हर महीने मतलब 3 महीने में मेरे इंजेक्शन लगता है। अच्छा, आपका शायद आप अभी टैबलेट्स पे हो क्या, मतलब कुछ ब्रेस्ट का कैंसर था आपको? यस यस कहाँ का? जी हाँ मैम। ब्रेस्ट का ना? और आपको कुछ ये दवाई भी चल रहा है, एंडोक्राइन थेरेपी, कुछ एक गोली 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ऐसे कुछ चल रहा है? नहीं, ये गोली वगैरह तो कुछ नहीं चल रहा, लेकिन कैल्शियम की अभी गोली कुछ? उन्होंने मेरे को बोली है। बाकी हम्म। जो इंजेक्शन भी मेरा लगता है, तो अभी थोड़ा मैं प्रॉब्लम की वजह से इंजेक्शन भी नहीं लगवा पाई। तो अब मेरे अच्छा अच्छा। बदन में है ना, कहीं कहीं अचानक ऐसा दर्द होता है कि जो मतलब कभी हम्म हुआ ही हम्म ना, जहाँ हम्म। कभी मेरी दर्द होता ही नहीं था वहां पर। अच्छा, क्योंकि देखिए एक तो बहुत किसी किसी प्रकार के कैंसर के ट्रीटमेंट्स की वजह से, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। ठीक है, जो हम ट्रीटमेंट्स देते हैं ना उसमें हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, जिसके लिए आपको शायद रेक्सा स्कैन बोलते होंगे ना, कि साल में एक बार कुछ स्कैन कराओ, ये स्कैन कराओ। हाँ जी हाँ जी ठीक है, जी वो मैम, एक सेकंड। हड्डियों को देखने के लिए। हाँ तो जी कैल्शियम का टैबलेट जो हम देते हैं, हम लोग 3 टैबलेट्स तक देते हैं, 500 हाँ जी mg का 300 टैबलेट्स हाँ तक देते हैं। जी उसके अलावा आप जैसे कैल्शियम रिच जो चीजें होती है, जैसे दूध हो गया, ठीक है, दूध दही, इनमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो वैसी वाली चीजें आप थोड़ा ज्यादा कंज्यूम कीजिएगा। ठीक है, साथ में जो इंजेक्शन्स लगते हैं उसका यही काम होता है कि जो कैल्शियम शरीर में जो कैल्शियम रोकने की कैपेसिटी होती है ना, वो बढ़ाने के लिए। ठीक है। ठीक जी। और दूसरी बात है कि हमेशा ना जो जैसे आप चाय वगैरह अगर लेते हो ना, तो कैल्शियम की टैबलेट्स उसके साथ मत लेना। ठीक है, नहीं नहीं, क्योंकि कुछ कुछ खानों के साथ कभी कभी क्या होता है ना, वो अब्जॉर्प्शन नहीं होता। ठीक है, जी तो जी जैसे आप नॉर्मल जो दोपहर का खाना लेते हो, दिन का मतलब जो 3 टाइम का प्रॉपर खाना लेते हो उसके साथ जी। आप ले लेना कैल्शियम का टैबलेट। ठीक है, बाकी छोटे हल्के फुल्के इसमें मत ले। ठीक तो है, मतलब ताकि अब्जॉर्प्शन। 3 टाइम ही लूँ मतलब मैं? और 3 टाइम तो ही लो। मतलब इंजेक्शन लगवाना हमेशा जरूरी है क्या, या देखो, क्योंकि इंजेक्शन इंजेक्शन हम एक्चुअली इसीलिए देते हैं कि एक हद से ज्यादा कम ना हो जाए। ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिव मतलब ये होता है। वो जो पिछली बार अभी मैं गई थी एमसी से, मेरा दरअसल इलाज चल हाँ रहा है, हाँ तो हाँ उन्होंने बोला था कि अब ये व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, तो अब इंजेक्शन यहाँ हाँ। नहीं लगेगा, आप बाहर से लगवा लेना। अच्छा, वो तो बाहर के चक्कर में क्या है कि मैं खुद भी काम करती हूँ, तो वो इस चक्कर में क्या है कि मेरा जाना ही नहीं हुआ, लगा नहीं पाई मैं अभी अच्छा तक 3-4 महीने अच्छा से। अच्छा अच्छा। तो वो अभी मैं हम्म। कम से कम 4 महीना लेट हो चुकी हूँ, वो लगवाया नहीं। अब ओ। मेरे जहाँ कहीं भी जहाँ मेरे दर्द नहीं होता था हड्डियों में, वहां दर्द होता है, अचानक से उठता है। हम्म। जो मैं घुटने तो से तो समझ गई। घुटने से पैर के बीच में जो जोड़ होता है हमारे ये, वहां भी हम्म। अचानक ऐसा होता है कि चलते चलते मेरे को रुकना पड़ता है। हाँ, मैं एक और आपको सजेस्ट करूंगी कि अगली बार जब आप चेकअप के लिए जाओ तो जी बता दीजिएगा आपके डॉक्टर को ना, क्योंकि अगर इतना ज्यादा दर्द हो रहा है तो कुछ ब्लड टेस्ट एडिशनल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इतना ही ज्यादा हो रहा है तो कुछ करके फिर देखना देखना पड़ेगा। ऐसे मैं मैम। आपको डायरेक्ट अभी तो बिना, जैसे आपको तो मैं ऐसे जस्ट स्क्रीन पे देख रही हूँ ना, आपको फिजिकली देख के मैं आपको अच्छी सलाह दे सकूंगी। ठीक है, तो जब भी आप नेक्स्ट चेकअप के लिए आप जाओ
तो ये सब आपके डॉक्टर साहब को बता दीजिएगा, ताकि ना पूरा ऊपर से नीचे अच्छी तरह सब जांचें हो जाए। ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर अगर आपका क्लिनिक हो तो मैं तो वहां आ जाऊंगी, वहां दिखा दूंगी। डॉक्टर मैं अनन्या तो पारस हॉस्पिटल में बैठती हैं एज अ कंसल्टेंट। सो आप पारस हॉस्पिटल गुड़गांव जाके डॉक्टर अनन्या को कंसल्ट कर सकते हैं। गुड़गांव अ, थैंक यू कोशिश आकृति। करूंगी एक बार पारस हॉस्पिटल में आके गुड़गांव में। जी जी। हाँ, तो आ बाकी जाइएगा। बाकी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग चैट पे क्वेश्चंस एंड आंसर्स चल रहे हैं। सो सौम्या, एक मेरी रिक्वेस्ट है आपको, अगर आपने जितने भी आंसर्स दिए हैं एक ब्रीफ में अगर आप यहाँ पे सबको बता सकते हैं। मैम मैम मुझे पूछना था। हेलो। हाँ आ, जी। हाँ हाँ। हाँ, मेरा ऑपरेशन हो गया अगस्त में। अभी भी मेरे हाथ में बहुत दर्द होता है। मैं ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ रात को। अच्छा। हाथ हाथ में। अ, हाथ आपका ब्रेस्ट मुझे का ऑपरेशन लेफ्ट। हुआ था? हाँ, ब्रेस्ट ब्रेस्ट का हुआ था, लेफ्ट साइड ब्रेस्ट में। का ऑपरेशन हुआ था, हाँ लेफ्ट साइड का ना, और बगल से गांठें भी निकाले थे आपके? हाँ 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 हाँ। हाँ। तो कभी कभी क्या होता है, ठीक। जब बगल से गांठें निकालते हैं तो कुछ कुछ वहां पे ना नसें होती है, हाँ जिसको जिसको छेड़खानी हो जाती है। ठीक है, तो वो दर्द, जैसे सुनपन, हरीपन, कुछ अजीब सा लगना, वो हो सकता है। ठीक हाँ है। इसमें टाइम लगता है ठीक होने में। ऐसा नहीं होगा कि ऑपरेशन से पहले जैसा था वैसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ। बहुत तक हद तक ठीक हो जाता है इसमें। ठीक हो जाएगी। कम से कम 6 महीने से 1 साल लगता है। ठीक ओके। है। दूसरी चीज है, आप हाथ का एक्सरसाइज करते रहो। ठीक हाँ, है। करती आपके हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद सिखाया होगा कि हाथ घुमाना है, कंघी करनी है। ठीक है। वो सब हाँ, आपको करना है। जैसे ये वाला तो सिखाया होगा ना, ऐसे कंघी करना, कंघी ये वाला ऐसे ऐसे घुमाने वाला, वो ये सब वाला नहीं करना है। सीखा। वैसे वैसे मैडम एक बार मुझे दिखाओगे आप? वैसे हम्म। ऐसे नहीं इसके दिखाया। ऊपर नहीं जाता हाथ आपका? नहीं, जाता है, जाता 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 है, ऐसे ऐसे सीधा जाता है। अच्छा। हाँ अच्छे से करता है, हाथ अच्छे हाँ। से करता है, ऐसे, लेकिन हाँ। ठीक है। एक्सरसाइज 3 3 बार करने के बाद भी मेरा हाथ रात में दुखता है। तो रात में दुखता मुझे है ना? लगता है कि सब काफी दुखता है, मतलब पूरा हाथ, कभी कभी पूरा हाथ दर्द थोड़ा, करता है। अच्छा, आप तो जैसे थोड़ा हाथ को ना मालिश करवा सकते हो। ठीक है। जैसे अच्छा। हाथ को ना ऊपर से लेके ऐसे करके ना, नीचे हाँ हाँ। तक करके ऐसे ऐसे करके अच्छा, कर मालिश सकते करवाइए। हैं। हाँ, अच्छा। करवा करवा कर सकते हो, कोई ओके किसी ओके। और को बोल देना करने के लिए। ठीक है, ऊपर हाँ, से लेके नीचे तक, नीचे से ऊपर नहीं, ऐसे। ऊपर से लेके नीचे तक प्रेस करके। हाँ। और रात को जब लेटोगे ना, तो हाथ को जैसे 2 तकिया लगा के ना, हाथ को थोड़ा सा ऐसे ऊंचा करके ऐसे, हाँ, ऐसे रखती हूँ, सोना फिर है। भी ठीक ऐसे है। नहीं हाँ, सो सकती क्या? हाथ पे नहीं सो सो सकते सकते? हो, प्रांजल सो जी, सकते। सो सकते हो, हमारे लेकिन वे। सॉरी, एक्चुअली हमारे पास टाइम थोड़ा कम है ओके और ओके ओके क्वेश्चंस और मैम। भी बहुत ज्यादा है। ये जो हाँ। आप बात कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम थैंक यू को मैम। लिम्फेडीमा कहते हैं। और हम इसके ऊपर काफी सेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं और काफी सेशंस आगे भी करेंगे। तो थैंक यू। आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके वहां पे लिम्फेडीमा से रिलेटेड जो वीडियोस है वो डिटेल में देख सकते हैं। ओके मैम। मुझे हाँ। लग रहा है मेरे कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मिस हो रहे हैं, बहुत तेज तेज बढ़ रहे हैं। हाँ जी। चैट में भी हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड थैंक यू सौम्या, आप बहुत एंथुजियास्टिकली उनको रिप्लाई कर रहे हैं। थैंक और कोई क्वेश्चंस हमारे पास? हम लास्ट 5 मिनट्स रुकेंगे बिकॉज ऑलरेडी हम 16 मिनट आगे हैं वेबिनार से, हमें 5 बजे खत्म करना था, तो 5:20 पे। एंड थैंक यू सो मच टू सौम्या एंड डॉक्टर नन्या, आज संडे है और फेस्टिवल्स के बीच में उन्होंने अपना टाइम हमें दिया है इस वेबिनार के लिए। Thank you so much for, letting us interact. It was यू। very nice uh, interacting with you, with the patients. So yeah, thank you so much. यू वेलकम। आई लव आई वुड लव टू बी अ पार्ट अगेन। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस पूछे, इससे मुझे रियलाइज हो रहा है कि आप लोगों को एक्चुअली जरूरत है और अच्छे से एक बार नॉलेज की। सो आकृति, लेट्स डू दिस यस। अगेन। और आप यस। सब हमें अलग से भी आकृति के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, सो सो दैट। मैं आप सबको बताना चाहूंगी दैट सौम्या जो है अब कैनफिन के साथ भी काम कर रही हैं। तो अगर आप में से किसी को भी 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए सौम्या से, या हेल्प चाहिए, या आपके परिवार में कोई कैंसर से गुजर रहे हैं, जिनका आप सोच आप मतलब आपको लगता है कि सौम्या एक वैल्यू ऐड कर सकती हैं उनके ट्रीटमेंट प्रोसेस में, तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट करिए। जिस नंबर से आपको मैसेज आया था रजिस्ट्रेशन के लिए जूम लिंक का, आप उसके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम लोग सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, बीट फेसबुक और बीट इंस्टाग्राम। मैं चैट पे भी उसके लिंक्स डाल दूंगी। आगे आने वाले प्रोग्राम्स
के लिए आप वो वाले पेजेस को प्लीज फॉलो करिए, जैसे आपको पता रहे कि हम आगे और क्या करते इवेंट्स कर रहे हैं। एंड हम लोग बहुत ही जल्द व्हाट्सएप ग्रुप्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर सारे पेशेंट्स एक साथ होंगे। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं, कुछ हम लोग और स्टार्ट करने वाले हैं, सो प्लीज ज्वाइन देम। ऑल्सो एक लास्ट रिक्वेस्ट सबके सबके, प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, एक हम ग्रुप फोटो ले लेते हैं। इफ ऑल ऑफ यू कैन स्विच ऑन योर वीडियोस फॉर अ ग्रुप फोटो। प्लीज प्लीज, काफी पार्टिसिपेंट्स ने अभी भी वीडियोस ऑन नहीं करे हैं, सो प्लीज। टाइप ऑफ वर्जन, अरे अरे, जैसे मुझे लगता है ये आखिरी आंसर था और आ जाते हैं। So 1, 2, and 3. Smile. Thank you so थैंक much. यू। Have an amazing weekend. Have an amazing Sunday. आप सबको हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति, and see you all in our next event. Please join our groups. Please follow us on social media. And किसी आपको डॉक्टर नानिया से बात करनी है, सौम्या से बात करनी है, प्लीज कॉन्टैक्ट अस, वी विल हेल्प यू टू गेट इन टच। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। द रूम इज स्टिल ओपन। हम लोगों ने वेबिनार ऑफिशियली क्लोज कर दिया है। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप लोग फिर भी रुक सकते हैं, इंटरेक्शन के लिए रुक सकते हैं, एंड स्पीकर्स आर आल्सो फ्री टू लीव नाउ, बट जस्ट कीपिंग द रूम ओपन फॉर नेक्स्ट 3 minutes। जिनको दर्द हो रखा है, जिनको जैसे कि हार्ट में नाइट में सोने के बाद में, तो उनको मैं एक्सरसाइज बताना चाहूंगी, अगर वो मेरे से देखना चाहते हैं तो। जी जरूर ललिता जी। हाँ जी। तो वो जो जिनको मतलब परेशानी है रात में, अगर वो उनको दर्द होता है, तो मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ। ललिता जी आपकी वीडियो नहीं आ रही है। अच्छा, मैं करती हूँ अभी। तो ओपन नहीं हो रही है, ये वीडियो ओपन करना है इनको। आवाज आ रही है लेकिन वीडियो ओपन नहीं हो रही है। एक सेकेंड, फिर देखना वीडियो ओपन करना, देखना वीडियो ओपन करना मेरी ये वाली हो गया ऐसे। हाँ, ये करना, वहां से बंद कर देते हैं, वहां से बंद नहीं, यहाँ से तो हो नहीं रहा चालू, आपके वहां से करो अगर हो जाए तो। मिनट में ट्राई करती हूँ। हम्म। ऑल्सो एक और चीज मैं आप सबको बताना भूल गई, हम एक फीडबैक फॉर्म सबको भेजेंगे, तो हो सके तो प्लीज आप वो फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा, हमें हेल्प करेगा वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा वेबिनार करने के लिए। देखिए मैंने आपको एक नोटिफिकेशन भेजी है, अच्छा, तो आप स्टार्ट उस पे मेरे वीडियो ओके का। कर दीजिए। हाँ जी। ठीक ठीक। हाँ अब मैं दिख रही हूँ मैम उनका। जी, आप दिख रहे हैं। चलो, मैं अब उनको एक्सरसाइज करा के बताती हूँ, जो मुझे एम्स के डॉक्टर ने ही बताई थी वही। ठीक है, तो पहले उनको बोलना है कि मतलब ऐसे करके 5 बार ऐसे ऐसे करनी है, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना है, थोड़ा थोड़ा करके, फिर थोड़ा ऊपर, 5 5 बार, फिर ऐसे घुमा भी सकते हैं ये वाला हाथ ऐसे करके। तो ये 5 5 बार करनी है, फिर उसके बाद में ऐसे, जो मैंने किया वही मैं बता रही हूँ, और मुझे एम्स के डॉक्टरों ने करा था। 5 बार फिर पीछे, क्योंकि शुरुआत में हम 5 ही बार करेंगे, ज्यादा बार नहीं करेंगे। फिर ऐसे उल्टा, और जिस तरीके से हम गांव में हम दही बिलोते हैं, तो वो ऐसे करके, ये एम्स के ही डॉक्टरों ने मुझे बताया था। तो ये ही करना है, इसी से ये सारे जो है, ये देखो ऐसे करके, और ये आराम से इतना हाथ सीधा हो जाएगा, पीछे ऐसे करना है। ऐसे करना है, तो ये थोड़ी जो एक्सरसाइज है, हाथ थोड़ा नरम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज्यादा काम कर लेती हूँ तो मेरा भी अकड़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस ये घूम पूरा जाता है, भारी हो जाता है ज्यादा वजन उठाने की वजह से।
ये ऐसे करके। तो ये रोज ही करनी है, तभी जाके हम आराम से तसल्ली से सो सकते हैं। ओके मैम। थैंक यू सो मच ललिता जी। एंड जब भी हम लिम्फेडिमा पे और हाथ की सूजन पे एक सेशन रखेंगे तो हम आपको एक गेस्ट स्पीकर की तरह जरूर बुलाएंगे, जैसे आप फिर से हमारी ऑडियंस को ये एक्सरसाइजेस सिखा सके। मैंने तो आपको भेजा था मैसेज कि मैं आपके शामिल होना चाहती हूँ, जिससे बताना चाहती हूँ। क्योंकि एक दिन एम्स में कोई दीदी आई थी, तो वो आप ही के ग्रुप की थी, लेकिन उनका हाथ इतना भारी हो रखा था, तो वो एक्सरसाइज बता रही थी ऐसे ऐसे करके। तो मैंने बोला कि मैम आप इस ग्रुप से जुड़े हो, आप एक्सरसाइज बता रहे हो दूसरे को, लेकिन ये कैसे हुआ ऐसा? तो बोले बस यही मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे किसी को ना हो। तो आपका वेलकम है, अगर मुझे बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगी। लेकिन मैं काम करती हूँ, इसलिए 2 बजे के बाद ही आ पाऊंगी। ठीक है, हम मोस्टली अपने सेशंस 4 से 5 बजे के बीच में रखते हैं, क्योंकि हर लेडी के लिए आई थिंक 4 से 5 का टाइम बेस्ट रहता है। 5 के बाद उनको खाने बनाने की जल्दी रहती है शाम के, तो इसलिए हम 4 से 5 के बीच में ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच आज का सेशन में शामिल होने के लिए। इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी हम सब आपको भेजेंगे, और फीडबैक फॉर्म जो भेजेंगे वो प्लीज 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 फिल करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।